देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा, गुड इवनिंग स्नेहाशीष। अच्छा देखो, हम लोग ओवरहेड का इलास्ट्रेशन 19 जो है ये मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो किया है कि नहीं तुम लोगों ने मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार देखो हम करवा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। इलास्ट्रेशन 19 देखो, इसमें क्या बोला है। फॉर ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू। अच्छा, for a production department of a manufacturing company you are required to prepare a fixed budget of overhead। ठीक है, हमें बोला है कि हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, एक फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड करना है। तो बजट अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन फिक्स्ड बजट का मतलब होता है, बजट का मतलब क्या, कुछ हमें एस्टिमेटेड करना होता है, ठीक है। बजटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। अच्छा, तो हमें क्या करना है, फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड बनाना है। तो हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का हमें फिक्स्ड बजट बनाना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, फ्लेक्सिबल बजट ऑफ ओवरहेड एट 70%, 110% ऑफ बजट वॉल्यूम। मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो हम लोग को क्या दे रखा है, 5000 आवर्स का कुछ एक्टिविटी। ये पढ़ लेते हैं, एक लाइन तो समझ जाओगे कि ए बी सी, ये तीनों पॉइंट में 3 क्वेश्चंस है। तो ये लाइन पढ़ने से समझ में आएगा कि ये बजटेड ओवरहेड क्या होता है। बोल रहे हैं कि द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट इज 5000। मतलब एस्टिमेट करके देखा गया है कि जिस डिपार्टमेंट का हमें ओवरहेड कैलकुलेट करने बोला है, वो डिपार्टमेंट जो है एस्टिमेटेड वे से 5000 आवर्स जो है वो पर पीरियड काम कर सकता है। पीरियड का मतलब होता है, देखो पीरियड अब 1 ईयर का भी हो सकता है। अब कितने टाइम का डेटा दिया है वो तो हमें डायरेक्टली अभी तक नहीं बोला है, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग बजट लगा सकते हो कि बजटेड आवर्स एस्टिमेट कर सकते हो कि सारे दिन में 24 आवर्स में तुम लोग कितना टाइम जो है पढ़ते हो। गुड इवनिंग सोनी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है या फिर आज भी शायद ये कुछ ऑन हो गया है, दिख रहा है मुझे तुम लोगों का। दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, सबको अटेंड ही बना देते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, फिर शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। अच्छा, सबको मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? तो देखो अभी हम स्टार्ट करते, क्योंकि बहुत बार तुम लोग आउट हो जा रहे हो, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज तो है। देखो सबको मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है तो सबको एक बार कंफर्म कर दो अगर है किसी मैम। को नहीं आ रहा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैम ज्यादा लाउड नहीं आ रहा है, बहुत धीमे से है। लाउड नहीं आ रहा है तो मेरा तो शायद, तुम्हारा ये स्पीकर देखो, तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ा लो।
मेरा तो 100% ही है। अच्छा, मेरा आवाज ठीक आ रहा है? तो देखो, तो मुझे लगता है तुम्हारा स्पीकर थोड़ा सा देखो, अगर बढ़ा सकते हो तो। यस मैम, ठीक है। तो तुम अपना स्पीकर थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक होगा। আচ্ছা, শুভজিতের এটা কি অন হয়ে আছে? এটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো? এটাকে কি বলে আমি ভুলে যাই, বুঝতে পারছি না। এটা এখানে শো হচ্ছে, সেই জন্য বলছি। अच्छा, फिर क्या हो गया? ठीक है, चलो, तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है? तो देखो यहाँ पर, अरे जैसे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या बोला है हम लोगों को, ये लाइन पहले पढ़ते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है, उसके मतलब ये एक्चुअली हमें डिटेल्स बता रखा है, फिर हम लोग ये कर सकेंगे, ठीक है? तो देखो, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर ओवरहेड कर रहे हैं। हम थोड़ा सा सोनी को बता देते, क्योंकि तुम्हारा पहला है क्लास आज। तो देखो, ओवरहेड का क्लासेस मैंने शेयर तो किया है, आज हम लोग ओवरहेड का ही क्लास कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होगा। देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लो, ठीक है? और प्रीवियस 2-3 क्लास है, वो देखने से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग देखो, ये वाला 19 नंबर क्वेश्चन करें। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है? अच्छा, देखो क्या बोला है। द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट इज 5000 आवर्स। मतलब हर एक चीज का एक बजट हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लो एक मशीन, जैसे हम लोग कोई भी मशीन खरीदने जाएंगे तो हम लोग पूछते हैं ना, जैसे मान लो अगर एक लैपटॉप ही खरीदोगे कि एक दिन में कितना टाइम चल सकता है, ठीक है? या फिर एक जेरोक्स मशीन है, उसका कैपेसिटी क्या है, ठीक है? वैसे ही मान लो एक पीरियड के लिए, पीरियड जैसे एक डे का हो सकता है, एक मंथ का हो सकता है, 6 मंथ्स का, कैसा भी पीरियड हो, ठीक है? पर पीरियड ये 5000 आवर्स एक्टिविटी लेवल है इस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट का हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट है जिसका बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब ये 5000 आवर्स पर पीरियड काम कर सकता है, यहाँ पर काम चल सकता है। एंड द स्टडी ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिवील्स द फॉलोइंग। और कुछ एक्सपेंडिचर का डिटेल्स यहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है? जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस दे रखा है, रिपेयर्स दे रखा है, रेंट एंड रेट्स, पावर, कंज्यूमेबल सप्लाईज, सुपरविजन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्लीनिंग, हीट एंड लाइटिंग, ठीक है? और कुछ नहीं दे रखा है। तो ये हमें कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है। हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्ट का ही बात हमें ज्यादा दिखेगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है। अब हमें बोला है कि ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है। अब हमें प्रिपेयर क्या करना है? हम लोग को प्रिपेयर करना है फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड। पहला क्वेश्चन ये है, हमें फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड प्रिपेयर करके देना है। और सेकंड हमें प्रिपेयर करके देना है फ्लेक्सिबल बजट ओवरहेड एट 70%, 110% ऑफ बजट वॉल्यूम। अगर देखो 5000 आवर्स जो काम हो रहा है ना, इसको हम लोग 100% मानेंगे। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है मैथ्स में या ये सब में, तो हम लोग उसे 100% मानते हैं ना। तो अगर ये डिपार्टमेंट का बजट ये कि मैक्स टू मैक्स 5000 पर पीरियड काम हो सकता है इस डिपार्टमेंट में, तो ये 100% हो गया, ठीक है? जैसे मान लो पूरे 24 आवर्स में तुम लोग 7 आवर्स पढ़ सकते हो, तो ये मैक्सिमम है। अब उससे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एस्टिमेटेड अगर हम पूछ ले कि कितने टाइम पढ़ते हो, तो तुम लोग कोई बोलेगा कि हम सारे दिन में 10 घंटा पढ़ लेते, कोई बोलेगा हम 2 घंटा पढ़ते, कोई बोलेगा हम 7 घंटा। तो वो उसका बजट है, ठीक है? उसका बजटेड कैपेबिलिटी है कि वो कितना टाइम पढ़ सकता है। उसी तरह से कोई एक डिपार्टमेंट का बजटेड कैपेबिलिटी दिया हुआ है कि ये पर पीरियड में 5000 आवर्स काम हो सकता है, तो ये 100% हो गया। अब यहाँ से हमें फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल मतलब क्या? जो चेंज हो सकता है। तो अगर 70% एक्टिविटी लेवल पे काम हो तो क्या खर्चा होगा, अगर 110% पे हो तो क्या होगा? ये हमारा 5000 आवर्स का खर्चा दे रखा है। और हमें एक फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड बनाने बोला है। फिक्स्ड का मतलब 5000 वाला बनाने बोल रहा है। फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड जैसे मतलब 100% एक्टिविटी लेवल पे काम करेंगे तो क्या खर्चा होगा, ठीक है? और ये क्या है? फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड प्रिपेयर करने बोला है। यानी 5000 आवर्स अगर काम होता है तो क्या होगा? अगर
70% होगा तो क्या होगा, 110% होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन ए और बी का आंसर साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है कैलकुलेट ए डिपार्टमेंटल आवरली रेट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एज पर ए एंड बी, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करेंगे। पहले ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ खर्चे दिए हुए हैं जो कि ओवरहेड है यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसको हमें क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड बेसिस पे कोई एक डिपार्टमेंट में काम हो रहा है उसके बेसिस पे हमें पूरे खर्चे का बजट प्रिपेयर करके देना है कि रिपेयर्स का खर्चा कितना है, अगर 5,000 घंटा काम हुआ तो, अगर 70% एक्टिविटी लेवल पे हुआ तो क्या होगा। ठीक है, एक बार लिख के दिखाते हैं तो और भी क्लियरली समझ जाओगे, देखो कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये मेरा होमवर्क दिया हुआ था, इलास्ट्रेशन 19। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 एक्टिविटी लेवल हमें बोला है, 70%, 100% और 110%, ऐसे करके मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा 110% मतलब जो हमें एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है, यानी 100% काम होता है तो 5,000 आवर्स काम होता है, तो फिर 70% होगा तो कितना होगा, अगर 100% इक्विवेलेंट टू 5,000 है तो 70% का मतलब कितना होगा बताओ। 3,500. 3,500 आवर्स, और 110% का मतलब 5,500. 5,500 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब हमें ये 3 टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा एक्सपेंसेस क्या दे रखा है, क्योंकि हमें प्रिपेयर क्या करना है, हमें प्रिपेयर ही करना है बजट। ठीक है, मतलब कितना खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस, और इसको कैसे देना है, इनडायरेक्ट वेजेस है 0.40 पर आवर बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला खर्चा लिखते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, अब ये कैसे खर्चा दिखाना है, इनडायरेक्ट वेजेस का खर्चा दिखेगा 0.40 पर आवर, तो यहाँ पर कितना होगा, अगर 1 घंटा में 1 आवर में 0.40 रुपीज खर्चा होता है, रुपीज पर आवर है, तो फिर इसका मतलब 3,500 आवर्स में कितना खर्चा होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। 0.40 into 3,500. हाँ, 3,500 इंटू 0.40, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,400 यहाँ पर। ठीक है, ये कितना करके है, एट द रेट ऑफ 0.40। अच्छा, तो ये वाला बताओ 5,000 वाला कितना होगा, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5,000 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 2,000। अच्छा, नेक्स्ट 5 हाँ बोलो। 2,200. हाँ, 2,200। ठीक है, अच्छा ये हो गया इनडायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है। रिपेयर्स का देखो यहाँ पर कुछ हमें डिटेल्स बता रखा है, डायरेक्ट नहीं बताया। रिपेयर्स बोल रहा है अप टू 2,000 आवर्स 100 फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स अप टू ए टोटल ऑफ 4,000 आवर्स 35 एडिशनल फ्रॉम 4,001 टू 5,000 आवर्स 60 एडिशनल एवो 5,000 आवर्स 70। कुछ नहीं समझ में आया होगा, हम अभी समझाते हैं वर्किंग नोट करके। ठीक है, तो हम पीछे वर्किंग नोट बना के बताते हैं कैसे करके हमें ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो पहले मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, और ये किस चीज का है, रिपेयर्स का है। ठीक है, अब रिपेयर्स का क्या बोला है, देखो अगर 2,000 आवर्स तक काम होता है तो 100 रुपीज का खर्चा होगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने जो लिया है टाइम वो है 3,500 आवर्स। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिपेयर्स का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3,500 आवर्स पहला जो है उसमें काम हो रहा है, 70% अगर हम लोग बजट देखते हैं तो 3,500 आवर्स काम हो रहा है। अब हमें बोला है कि अप टू 2,000 आवर्स तक, 2,000 आवर्स तक कितना रिपेयर्स का खर्चा होगा, 100 रुपीज, डायरेक्ट बता दिया है कि ₹100 खर्चा होगा। उसके बाद क्या बोला है देखो, फॉर ईच एडिशनल ऑफ 500 आवर, इसके बाद
हर एक बार जितना 500 आवर्स करके बढ़ेगा, ऐसे करके 4000 आवर्स तक, अप टू ए टोटल ऑफ 4000 आवर्स तक हर 500 के एडिशन पे 35 रुपीज करके होगा। इसको ऐसे रीड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रुपीज दे रखा है ना, इसीलिए रुपीज बता रहे हैं। बोल रहा है कि 2000 आवर्स तक रुपीज 100 लगेगा, तो हम लोग का 2000 से ज्यादा है। कितना है? 3500। कितना ज्यादा है? 1500 ज्यादा है। फिर बोल रहा है हर एक 500 आवर्स एडिशन होने पे 35 रुपीज करके लगेगा, लेकिन ये चलेगा 4000 आवर्स तक, 4000 आवर्स तक। अब देखो ये तो 4000 आवर्स से कम है हमारा, यानी इसके बाद का स्लैब जो नीचे बोल रखा है ना 4001 से 5000 होगा तो क्या होगा, ये सब अभी हम लोग का नहीं जरूरत है। एटलीस्ट इस रेंज के लिए तो नहीं जरूरत है, जब नेक्स्ट वाले रेंज में आएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो 35 करके होगा हर 500 के एडिशन पे। तो 500 आवर्स एडिशन हुआ होगा तभी तो 3500 है। तो 500 आवर्स एडिशन होने पे हमारा 35 रुपीज करके लगेगा। फिर और 500 आवर्स हमें देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना है 3500, अभी हुआ 2000 और ये दोनों मिला के 3000, ठीक है। फिर से एक रुपीज 35 और एक बार 500 देना पड़ेगा, तब जाके ये टोटल बन जाएगा 3000। देखो ये तब जाके टोटल बनेगा 3500 आवर्स, ठीक है। और ये हो गया रुपीज 35 करके। तो इसका टोटल करो कितना होगा, 100 35 करके 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 प्लस 100 205, ठीक है। इसका मतलब रिपेयर्स का खर्चा 205 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं रिपेयर्स वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 205, ठीक है, 205। अब बाकी नेक्स्ट कौन सा आवर्स है, 5000 आवर्स। अगर 5000 आवर्स काम होगा तो रिपेयर्स का खर्चा कितना होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अगर 5000 आवर्स हो रहा है तब ये कैसे करके डिवाइड होगा, फिर से वही सेम स्लैब पे देखेंगे। 2000 आवर्स तक 100 रुपीज, ठीक है। 2000 आवर्स तक फिर से हम लोग लिखेंगे रुपीज 100। उसके बाद 500 करके एडिशन होगा, हर 500 के एडिशन पे 35 रुपीज, लेकिन ऐसा 4000 आवर्स तक चलेगा, ठीक है। तो 4000 आवर्स तक हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 500 आवर्स 4000 तक चलेगा। तो 500 क्योंकि ये 4000 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बार हम लोग 500 लिख सकते हैं, बता सकते हो कितना बार लिखेंगे, 4000 तक लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये स्लैब नेक्स्ट स्लैब जो है वो 4000 आवर्स तक के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 500 500 500 और यहाँ पर हो गया 500, ठीक है। तो टोटल 4000 हो गया। यहाँ पर देखो 500 500 1000, फिर यहाँ पर 500 500 1000 2000 2000 और 2000 4000, क्योंकि अप टू 2000 तक 100 फॉर ईच एडिशन 500 आवर्स करके अप टू ए टोटल ऑफ 4000 आवर्स। देखो टोटल 4000 आवर्स हो गया, और हर 500 के एडिशन पे रुपीज 35 ऐसे करके एडिशन होगा। ऐसा क्वेश्चन में ही बता रखा है, इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कितना टाइम काम हुआ है, 5000 आवर्स। तो ये तो सेकेंड स्लैब के बाद भी आएगा। फिर क्या बोला है, एडिशनल फ्रॉम 4001 टू 5000 आवर्स 60 रुपीज। अगर 4001 से लेके 5000 आवर्स तक, ठीक है, अगर हमारा काम होता है इतने पीरियड में, मतलब 4000 से ज्यादा, कहाँ तक 5000 तक अगर होता है तो 60 रुपीज का खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हुआ, 1000 आवर्स, ठीक है। और 1000 क्योंकि 2000, ये यहाँ पर 2000, 4000 और 1000 5000, ठीक है। ये टोटल हो रहा है 2000। अप टू 4000 तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद 4001 से लेके 5000 तक अगर होता है तो 60 रुपीज। तो ये 5000 तक हुआ टोटल, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 करके 40। अच्छा ये कितना हो रहा है, 105 नहीं 140 140 140 हो रहा है ना, हाँ। अच्छा ये हो रहा है 140 तो टोटल हो जाएगा ये 300। हाँ 300। तो 5000 आवर्स के लिए ये
300। बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो ये थोड़ा सा टैक्स में जैसे स्लैब वगैरह कैलकुलेट होता है उस तरह का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने बोला भी था अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम करवा देंगे। उसके बाद फिर से 110 के लिए देखेंगे, यानी 5500 आवर्स के लिए कितना होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 5500 आवर्स के लिए कैसे होगा, 5000 आवर्स के लिए हम लोग कर चुके हैं, 5000 आवर्स के लिए अभी अभी किया, कितना होता है बताओ, 5000 आवर्स के लिए तो अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना होता है 300। इसको दोबारा करने का जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, 5000 से भी अगर ज्यादा होगा, जो कि है यहाँ पर 5000 से ज्यादा कितना टाइम है, 500 आवर्स है, अगर ज्यादा होता है तो कितना होगा 70 रुपीज एवव, एडिशनल एवव 5000। 5000 से आवर्स के मतलब जितना भी ज्यादा क्यों ना हो, जैसे यहाँ 500 ज्यादा है, अगर उससे 600 भी होता, 700 भी होता या 100 भी होता तो भी कितना होगा 70 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा इस केस में 370 रुपीज। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 370 रुपीज। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा और भी स्लैब आएगा, देखो सिर्फ रिपेयर्स का ही ऐसा नहीं है। अच्छा, रेंट रेट्स का बता रखा है 350, तो रेंट रेट्स का कितना होगा बोलो, ये तो 5000 आवर्स बेसिस पे सारा खर्चा दिया हुआ है, तो रेंट रेट्स का बताओ कितना होगा। रेंट रेट्स एक फिक्स्ड खर्चा होता है, सोच के देखो, तो मेरा प्रोडक्शन टाइम कम हो या ज्यादा हो, क्या उससे रेंट रेट्स का कोई इफेक्ट आएगा, सोचो। चाहे हम 5000 आवर्स काम करें पूरे पीरियड में, चाहे 3500 आवर्स काम हो उस डिपार्टमेंट में, चाहे 5500 आवर्स काम हो, क्या रेंट में कोई फर्क पड़ेगा। नहीं। नहीं, तो रेंट कितना हो जाएगा बोलो हर जगह पे 350। 350। गुड इवनिंग पंकज। 350, 350, 350। ठीक है, रेंट रेट्स का हो गया 350। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का क्या खर्चा है, देखो पावर, पावर का खर्चा दे रखा है। गुड इवनिंग विश्वजीत। अच्छा, देखो पावर, तो पावर का खर्चा लिखते हैं। अच्छा, पावर का भी कुछ स्लैब बना रखा है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 ये हम लोग बना लेते हैं पावर के लिए। अच्छा, पावर का क्या बोल रखा है, अप टू 3600 आवर्स। ठीक है, अप टू 3600 आवर्स 0.25 करके। तो हम लोग का क्या क्या स्लैब है, हम लोग का एक है 3500, एक है 5000 और एक है 5500। ठीक है, ये तीन टाइम दे रखा है हम लोग को, ये 3 आवर बेसिस पे हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, देखो कितना कितना दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है अप टू 3600 0.25, 3600 आवर्स तक होगा तो 0.25 करके होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3500 इंटू 0.25, क्योंकि ये अप टू 3600 के अंडर ही आ रहा है, तो 3500 इंटू 0.25, तो कितना हो जाएगा 875। ठीक है, 875। नेक्स्ट बोला है कि फॉर आवर्स एबव 3600, अगर 3600 से ज्यादा हुआ तो रेट 0.20 ले लो। तो ये 3600 से ज्यादा है तो हमें 0.20 लेना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, देखो 5000 है, एक तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3600। ठीक है, एक स्लैब बनाएंगे ये वाला अप टू 3600 तक 0.25, तो 3600 तक 0.25 करके, और उससे जितना भी ज्यादा होगा फॉर आवर्स एबव 3600, 3600 से जितना भी ज्यादा होगा उसके लिए रेट होगा 0.20। तो बताओ कितना ज्यादा हो रहा है, 5000 से 3600 डिडक्ट करके बता सकते हैं ना कितना ज्यादा हो रहा है। 3600 से जितना भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा कितना हो रहा है 1400 आवर्स, तो 1400 इंटू 0.2 कितना होगा 1400। 280 होगा ना। और ये वाला, यस मैम। और ये वाला 3600 इंटू
0.25, ये कितना होगा 900। तो टोटल बोलो कितना हो जाएगा रुपीज में, मतलब रुपीज ही तो आइडेंटिफाई करना है हम लोग को। 280, तो ये हो गया 1180। ठीक है, और 5500 का भी इस तरह से बनाते हैं। पहले लिखेंगे 3600 आवर्स, 3600 आवर्स के लिए 0.25 होगा अप टू 3600, और उससे जितना भी एक्सेस होगा वो एट द रेट ऑफ 0.20 करके होने वाला है। तो ये कितना एक्सेस है, माइनस करके देखो कितना एक्सेस है। 1900, 1900 का 0.2 करके तो देख लो कितना होता है 380, और 3600 का 0.25 900। ठीक है, तो टोटल करो देख लो कितना होगा 1280। ठीक है, तो 1280, 1180 और 3875 तो लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के यहाँ पर लिख लेते हैं 875, 1180, 1280। ठीक है, ये हो गया पावर वाला खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमेबल सप्लाईज। ठीक है, मतलब कंज्यूम करने वाला सप्लाईज लाइक रॉ मटेरियल वगैरह, ये बोल रखा है 0.20। ठीक है, अब ये क्या है, इधर भी रुपीस का कॉलम है पर आवर बेसिस पे। ठीक है, ये तो इसका मतलब मटेरियल कुछ भी हो, कंजम्पशन करने वाला कुछ भी है जो कि 0.24 आवर्स बेसिस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स एट द रेट ऑफ 0.24। तो 0.24 करके पहले 3500, क्योंकि आवरली बेसिस पे है, कितना हो जाएगा देखो 840। नेक्स्ट वाला बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करो तुम लोग। ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 0.24, देखो कितना आता है 1250। अच्छा 1200, और लास्ट वाला 1320। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमेबल का खर्चा। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमेबल के बाद बोला है सुपरविजन का खर्चा। ठीक है, सुपरविजन का भी अलग अलग स्लैब बोल रखा है, तो उसी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सुपरविजन, सुपरविजन चार्जेस देखते हैं कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। इसमें क्या बोला है पढ़ो, अप टू 2500 400 रुपीज होगा, 2500 तक 400 रुपीज होगा। एडिशनल फॉर इच एक्स्ट्रा 600 आवर्स, हर 600 आवर्स एडिशनली होने पे अबव 2500, अगर ये 600 आवर्स ऐड करते करते 2500 से ज्यादा हो जाता है और 4900 तक होता है तो 100 रुपीज। ठीक है, मतलब ये एडिशनल 600 आवर्स ये कब तक एप्लीकेबल है, ये अप टू 4900 तक जाएगा। ठीक है, तो 100 और एडिशनल एवब, अगर 4900 से भी ज्यादा टाइम काम होगा तो उतना जितना ज्यादा होगा उसके लिए 150 रुपीज होगा। ठीक है, एक करके दिखाते हैं समझ जाओगे। देखो जैसे मान लो 3500 वाला, ठीक है 3500 आवर्स, तो इसका पहला स्लैब क्या होगा, पहले बोला है अप टू 2500 देखते हैं। तो 2500 तो है इसमें, 2500 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, 2500 आवर्स के लिए रुपीज 400 होगा। ठीक है, और उसके बाद 2500 से जितना भी ज्यादा होगा अप टू 4900 तक 100 रुपीज होगा, लेकिन पर 100 करके होना, इस पर 600 करके होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 600 आवर्स ले लेते हैं तो एक 600 आवर्स ले ही सकते इजीली, क्योंकि देखो 2500, ये देखो 2500 प्लस 600 टोटल कितना हुआ 3100। हम लोग को कितना बोला है अप टू 4900 तक बोला है, तो 3100 है, तो एक 600 के लिए 100 रुपीज। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट कितना देना पड़ेगा यहाँ पर चेक करो, ये देखो 3100 है 400।
400, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग 400 क्यों हो रहा है, देखो इस पे 400 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3500 आएगा। तो 400 आवर्स नेक्स्ट हमारा होगा, तब जाके ये टोटल में कितना बन जाएगा पता है, 3500। मतलब इसके लिए ये वाला स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है। एवव 4900 दिख ही रहा है, 3500 है तो 4900 एवव तो यहाँ पर नहीं होगा, एटलीस्ट ये दोनों पे जरूर होगा, नेक्स्ट दो जो है, ठीक है। और हर 600 आवर्स अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसके लिए हमें 100 रुपीज करके एप्लीकेबल करने बोला है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, हमें ये नहीं बोला है कि अगर 600 की जगह 400 हो तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, ये नहीं बोला है, क्योंकि 600 से तो 400 कम है। एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 आवर्स above 2500 आवर एंड अप टू 4900 आवर 100। मतलब एक्चुअली इसे ऐसे पढ़ना है कि हर 600 घंटा जुड़ने पे 100 रुपया, या फिर अगर 4900 तक जाते हैं तो भी 100 रुपया, 2500 से लेके 4900। और ये देखो ये 2500 से लेके 4900 के अंदर ही आ रहा है, 2500 से लेके 4900 के अंदर आ रहा है, ऐसे होने पे भी 100 रुपया। एक ही बात है, दोनों लाइन को इस तरह से लिखा हुआ है, एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 आवर्स अबव 2500 अप टू 4900 आवर्स 100। मतलब ये दोनों में से कुछ भी हो, 600 600 करके भी बढ़ेगा तो भी 100 100 लगाओ, और 2500 या फिर 4900 से ज्यादा ऐसा भी होता है तो भी हम लोग 100 ही एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक तो हमें पूरा पूरी 600 मिल रहा है, उसका 100 लेंगे। नेक्स्ट हमें नहीं मिल रहा है 600 लेकिन 400 मिल रहा है, बट इसका हमें इंडिविजुअली कुछ नहीं बताया, बट एक लैंग्वेज बताया है कि 2500 से ज्यादा और 4900 तक अप टू 4900 जो कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 3500 जो है वो 2500 से 4900 के रेंज में ही आता है, 3500 अगर ऐसा होता है तो भी 100 रुपीज। तो क्योंकि हमें अलग कोई बाइफर्केशन नहीं बोला है तो हम लोग यहाँ पर 100 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 600 से कम जरूर हो रहा है बट कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग 100 ले लेते हैं, ताकि हमारा ये सेकंड स्लैब से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 4900 तक जाएगा 2500 से तो भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपीज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना है 600 रुपीज, ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट देखो 5000 आवर्स, 5000 आवर्स का कैसा होगा, 2500 तक तो हमें बोल रखा है 400 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हर 600 करके एडिशन होने पे 100, क्या यहाँ पर 600 तक हमारा होगा, तो देख लेते हैं, अगर होगा तो उसी तरह से करेंगे, 600 के लिए 100, फिर से 600 के लिए 100, ठीक है। और एक बार भी ले सकते हैं, देखो 600 के लिए 100, क्योंकि ये स्लैब हमारा कहाँ तक चलेगा, 4900 तक। तो अभी तक हम लोगों ने कितना लिया है, 2500, फिर 600 एक बार, देन अगेन 600, अगेन 600, तो ये हुआ 4300। अभी तक 4900 नहीं हुआ है, और एक बार 600 ले लेते हैं तो 4900 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो गया 4900। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला था, एडिशनल एवो 4900, 4900 से कितना ज्यादा है, 100 आवर्स ज्यादा है। देखो ये 5000 टोटल है तो वो 4900 से कितना ज्यादा है, 100 आवर्स, ठीक है, तभी 5000 हो रहा है। एडिशनल एवो 4900 के लिए ₹150, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल लगाओ कितना होता है, ये हो गया 400 और ये भी 400, 400 एंड 400 800, और यहाँ पर 150, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 800 और 950, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 950। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बना लेते 5500, वो भी बना लेते 5500 आवर्स, ठीक है। अभी 5000 आवर्स तक हम लोग कर चुके हैं, 5000 आवर्स तक कितना होगा, 5000 आवर्स तक, लेकिन हम लोग यहाँ पर ना 5000 आवर्स नहीं ले सकते, हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 4000 आवर्स, क्योंकि स्लैब क्या है, एडिशनल एवो 4900 150, तो 4900 तक हमें देखना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। उसके बाद 4900 एवो जितना भी होगा उसके लिए 150, तो 4900 एवो कितना हो रहा है, 5500 माइनस 4900 एवो जितना भी होता है, यहाँ पर 600 आवर्स हो रहा है, ठीक है, 600 आवर्स हो रहा है। यहाँ पर देख लो क्या बोला था कि एडिशनल एवो 4900 150, तो यहाँ पर 150 कर दो, ठीक है, ये 150 हो जाएगा। और 4900 के लिए कितना होगा, यहाँ पर बोल रखा है, देखो यहाँ पर बोला है अप टू 2500, यहाँ पर 4900 के लिए कितना होगा, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था ना, ये पूरा मिला के तो 4900 हुआ था, यहाँ से कर सकते हैं, कितना हुआ था, ये वाला 800, यहाँ से देख के लिखते 800, तो टोटल कितना हो जाएगा 950, ठीक है।
टोटल 950, क्योंकि ये सेकेंड स्लैब तक कितना होगा ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि 2500 से लेके 4900 तक कितना होगा। अगर तुम लोग फिर से करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, फिर 2500 का 400 लिखोगे, फिर इस तरह से 4900 तक, ये सेम प्रोसेस यहाँ लिखोगे उसके जगह। हाँ मैम मेरा दोनों का सेम आ रहा है, 5000 और 5500 का 950। हाँ दोनों का सेम ही आएगा, सेम ही तो होगा। यस मैम। स्लैब के चलते ना दोनों का सेम आ रहा है, ठीक हुआ है, दोनों का ही 950 होगा। अच्छा, और एक पहला वाला कितना होगा, 600, सही हुआ है 600। और ये वर्किंग नोट नंबर 3 दे देंगे, 600, 950 और 950, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, ये इसीलिए हो रहा है, यहाँ पर देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 600 आवर्स एक्स्ट्रा हुआ तो भी 150, यहाँ पर 100 आवर्स एक्स्ट्रा होगा तो भी 150, क्योंकि रेंज कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है कि 4900 से कितना भी ज्यादा क्यों ना हो उसके लिए सिर्फ 150, ठीक है। अब 4900 से जितना भी ज्यादा हो, 2000 घंटा 5000 घंटा, सबके लिए 150, इसीलिए दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का देखो, डेप्रिशिएशन वर्किंग नोट नंबर 4 कर लेते, इसमें भी स्लैब है, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो डेप्रिशिएशन में क्या बोला है, up to 5000 hours 650, above 5000 hours and up to 6500 hours हो जाएगा 820। तो ये तो आसान है, तुम लोग बताओ क्या होगा डेप्रिशिएशन का। अगर हम लोग वर्किंग नोट नहीं भी बनाते तो भी कर पाएंगे। डेप्रिशिएशन 5000 घंटे तक अगर होता है, काम होता है तो 650। तो बोलो डेप्रिशिएशन अगर बिना वर्किंग नोट बनाए भी तो पहले कर। और दूसरे में हो जाएगा शुरू वाला 650। हाँ ये 650 हो जाएगा, ये भी 650 हो जाएगा, क्योंकि ये अप टू 5000 6500 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 5000 आवर्स तक आ रहा है, ये दोनों 5000 आवर्स तक आ रहा है। 5000 आवर्स से ज्यादा अगर होता है अप टू 6500 तक 820, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 820। तो इसमें वर्किंग नोट का हमें जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा शायद जरूरत हो इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखो क्लीनिंग, क्लीनिंग का कैसे होगा। मैम हाँ बोलो। क्लीनिंग का 3500 आवर्स का 60, 5000 आवर्स का 140 और 5500 का भी 140। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा गलत हो गया लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। अप टू 4000 आवर्स 60, 4000 आवर्स तक 60, तो ये दोनों तो ये 4000 आवर्स तक है तो इसका 60 हो जाएगा, सही है, ये सही हुआ है। एबव 4000 आवर्स बोल रहा है 80, 4000 आवर्स से ज्यादा होगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 आवर्स से ज्यादा होने से 80, तो यहाँ पर 80 नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, एक बार सोच के देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है, बोला है कि अप टू 4000 आवर्स तक होगा तो 60, और 4000 आवर्स से ज्यादा अगर है उसमें देखो ऐसे नहीं बोला है कि 4000 से लेके 4000, मतलब ये देखो यहाँ पर जैसे बोल रहा है ना 5000 से लेके 6500, ऐसे नहीं बोला है। बोला है अगर 4000 घंटे तक काम होता है तो 60 रुपए करके लो, और अगर 4000 घंटे से ज्यादा होता है तो 80 रुपीज करके लो, ठीक है। तो 4000 घंटे से ज्यादा काम हो रहा है ना ये दोनों पे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐड नहीं करना है। 60 प्लस 80 140 ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है। देखो ये हम लोग कब करेंगे, जब हमें बोलेगा अप टू 2000 आवर्स, फिर एडिशनल हो रहा है, एडिशनल एवब 4900, हमें एडिशनल नहीं बोला है, हमें दो स्लैब बोल दिया है। अगर 4000 घंटे तक के स्लैब में आते हो तो 60, एडिशनल एवब नहीं बोला है, मतलब इसके साथ साथ नहीं, ये इंडिविजुअल। अगर 4000 से ज्यादा है तो 80, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज के वजह से आंसर हमारा चेंज होगा, अदरवाइज नहीं तो देखो तो 60 प्लस 80 ये कंसेप्ट गलत नहीं सोच रहे हो, कंसेप्ट ठीक है, लेकिन लैंग्वेज देखो यहाँ पर एडिशनल है वो 4000 आवर्स नहीं बोला है, मतलब 4000 घंटा हो गया और फिर 4000 घंटे से ज्यादा होगा तो दिस वन एंड एडिशनल, मतलब क्या ये रहेगा प्लस उसके साथ वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर एडिशनल नहीं बोला है, इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल होने से हम लोग क्या लिखेंगे फिर बताओ। आई होप कि मैंने फर्क समझाया। अब मतलब अगर फर्क 60 समझ, 80 80। हाँ अगर फर्क समझ में आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर 60 80 80 होगा। डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ,
ठीक है, इसके साथ साथ मतलब वो तो रहेगा ही, उसके बाद तभी हम लोग को यहाँ पर वर्किंग नोट का नीड आया। देखो अगर ये भी एडिशनल बात नहीं होता ना तो वर्किंग नोट का जरूरत नहीं होता। तो इसलिए ये इंडिविजुअल दे रखा है, एडिशनल नहीं बोला, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर विदाउट एनी वर्किंग नोट इस क्वेश्चन को मतलब इस पॉइंट को लिख सकते हैं, क्लीनिंग वाला। अच्छा, अब इसके बाद हीट एंड लाइटिंग, इसका बताओ, इसका बताने का कोशिश करो, हीट मैम एंड लाइटिंग। 120, 150 और 175। हाँ, हीट एंड लाइटिंग, देखो हीट एंड लाइटिंग का क्या बोला है, फ्रॉम 2100 से लेके 3500 तक अगर होता है तो 120, तो पहला वाला 120 होगा क्योंकि वो 3500 के अंडर आ रहा है। और अगर 3500 से लेके 5000 है तो 150, यानी सेकंड वाला 150 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 5000 से ज्यादा होता है तो 175। यहाँ पर भी देखो लैंग्वेज में कोई एडिशनल नहीं बोला, इसीलिए हम लोग इंडिविजुअली इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो सारा चीज तो लिख लिया, अब हम लोग को सिर्फ करना है ऐड। ऐड करने से हमें मिल जाएगा टोटल, तो ऐड करो। शुरू वाले का 5100। अच्छा, 5100, ठीक है। ये हो जाएगा 2300 प्लस 350 प्लस 1180 प्लस 1200 6860 दूसरे वाले का। 6860, हाँ ठीक है, 6860। लास्ट का 7545। हाँ 7545 सही हुआ है, 7545, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया पता है, मतलब कौन सा आंसर आ गया, क्वेश्चन ए प्रिपेयर ए फिक्स्ड बजट ऑफ ओवरहेड, एंड क्वेश्चन बी फ्लेक्सिबल बजट। मतलब हम लोगों ने क्या बना लिया, खर्चे का बजट बना लिया। अगर 70% एक्टिविटी लेवल हो तो क्या होगा, 100% 110, जिसमें से 70 और 110 फ्लेक्सिबल है। क्यों, क्योंकि एक चीज को हम लोग 100 बोल सकते हैं। अब 100 के बेसिस पे अगर हम लोग चेंजेस देखते हैं, जैसे कि अगर 100 से ज्यादा काम हुआ यानी 110% इस क्वेश्चन के हिसाब से, और अगर कम हुआ यानी कि 70% इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी ये तो फ्लेक्सिबल बजट हो गया और ये फिक्स्ड बजट। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सी का आंसर देना है, कैलकुलेटेड डिपार्टमेंटल आवरली रेट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एज पर ए एंड बी एबव। ए और बी दोनों का जो भी आंसर आया है, ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, डिपार्टमेंटल आवरली रेट ऑफ ओवरहेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो लिखते हैं, लिखने से समझ जाओगे। ओवरहेड रेट पर आवर, ठीक है। बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, डिपार्टमेंट का आवरली रेट ऑफ ओवरहेड, मतलब ओवरहेड का एक घंटे का खर्चा कितना है ये हमें कैलकुलेट करने बोला है। तो देखो अगर डिपार्टमेंट में 3500 आवर्स काम होता है तो ओवरहेड का खर्चा है 5100। आवरली रेट मतलब एक घंटे का रेट बताओ, ये तो एक घंटे का नहीं है, ये है 3500 आवर्स काम होने से 5100, तो 1 आवर होने से क्या होगा, यही होता है ओवरहेड का रेट। ठीक है, रेट पर आवर का मतलब क्या हो गया, आवरली रेट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर 5100 का, 1.46। हाँ 1.46, 5000, ये कितना हो जाएगा 5100, मैंने 5000 लिख दिया गलती से, 5100 डिवाइडेड बाय 3500 आवर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, रुपीज जितना भी आ रहा है पर आवर, ठीक है, ये रुपीज बच जाएगा, ये आवर बच जाएगा, तो 1.46। अब ये वाला 6860 रुपीज खर्चा होता है 5000 आवर्स काम होने से, तो एक घंटे का कितना होगा, वही हो जाएगा हम लोग का रेट, 1.372। 1.372 पर आवर। ठीक है, और ये 7545 रुपीज का खर्चा हो रहा है, अगर 5500 आवर्स काम होगा तो कितना आंसर हो जाएगा, रुपीज कितना पर आवर बताओ, 1.372। 1.371 पर आवर। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था, पूछा था एकदम आसान सा सवाल, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो कुछ वर्किंग नोट था यही थोड़ा सा मतलब हमें समझना था, बाकी और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगा क्वेश्चन को करते हुए हमें। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा, ठीक है, ओवरहेड का, वो कंसेप्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है, सेकेंडरी, हम एक बार ओवरव्यू देते हैं। देखो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग पढ़ रहे हैं ओवरहेड कॉस्टिंग। ठीक है, ओवरहेड कॉस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट में या फिर फिनिश गुड्स में अपोर्शन करें, वो हमारा एक प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे आउटकम करना है, मतलब क्या कैसे, इस चैप्टर में वही सीखना है कि इनडायरेक्ट खर्चे को कैसे फिनिश गुड्स में चार्ज करें। ठीक
ठीक है। जैसे मेटेरियल एक एक यूनिट फिनिश गुड्स में कितना लगता है वो हमें पता चलता है, लेकिन इनडायरेक्ट का नहीं पता चलता है, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा कैसा होता है, जैसे मान लो मशीन चलता है उसमें हम लोग ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक स्वीपर रखे हुए हैं जो कि फैक्ट्री को क्लीनिंग करने के लिए स्वीपर रखा है, तो उनका खर्चा, तो ये सारा खर्चा ऐसा होता है। या फिर एक सुपरवाइजर है, ये डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते कि एक यूनिट फिनिश गुड्स में ये खर्चा कितना आया हुआ, इस तरह के खर्चे को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग फिनिश गुड्स में चार्ज करें वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये वाला चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ओवरहेड, ठीक है। और हम लोगों ने देखा भी, हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एपोर्शन करके या फिर क्या बोलते हैं उसे, एपोर्शन करके या एलोकेट करके, ठीक है। तो देखो एक्चुअली अगर हमें किसी प्रोडक्ट का, क्यों हमें ओवरहेड का खर्चा को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का इतना चिंता है, इसीलिए चिंता है क्योंकि जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमें दो चीज पता करना होता है, उसका मतलब प्रोडक्ट को प्रिपेयर मतलब रेडी करने का कॉस्ट, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना आया, और उसके साथ साथ प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, कॉस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का कॉस्ट आ जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट मेटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। तो क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं चार्ज करेंगे, वो क्या अपने पॉकेट से देने वाले, नहीं, वो भी तो कस्टमर से रिकवर करना है, यानी सेलिंग प्राइस में इंक्लूड करना है। इसीलिए हम लोग को ओवरहेड का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब पता होगा देन तो हम लोग प्रॉफिट वॉफिट लगा के अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी समझे कि कैसे हम लोग अपने फिनिश गुड्स में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा, इसके लिए हम लोगों ने सीखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। अभी तक हम लोग यही सीख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हम लोगों ने सीखा। उसमें हम लोगों ने दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, क्या क्या बताओ, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो मुझे बोलो दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या पढ़े अभी हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्चुअली देखो हम लोगों ने दो जगह पे किया, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हम लोग कहाँ करेंगे, डिपार्टमेंट में करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने दो डिपार्टमेंट देखा, ठीक है, पूरे टॉप मतलब चैप्टर में हम लोगों ने पूरे फैक्ट्री हो या जो भी हो वहां पर डिपार्टमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक हो जाता है प्रोडक्शन, एक हो जाता है सर्विस, ठीक है। एक प्रोडक्शन और एक सर्विस, प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में ही हम लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो जस्ट एक सपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्मूथली अपना काम कर सके, जैसे कि कैंटीन का फैसिलिटी, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस स्टाफ का फैसिलिटीज। तो ये सब जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है ये प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर सपोर्ट सिस्टम ना रहे तो काम बंद हो सकता है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन का देखो तो वो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं रखता, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन का देखो तो उनके लिए जरूरी है, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रोडक्शन को स्मूथली रन करवाना है। तो प्रोडक्शन को क्योंकि स्मूथली रन करवाना है तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ खर्चा, ये मैंने पहले भी बोला है, वो डायरेक्टली हम लोग फिनिश गुड्स में चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड्स के साथ सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता है। तो कंसेप्ट ये होता है कि वो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना पड़ता है रिवर्सली। इसका हम लोगों ने कितना सारा मेथड भी पढ़ा, ठीक है, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये जो है इसको हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये हो जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिपार्टमेंट में हो सकता है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एलोकेट करके अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया है, या तो हमें एपोर्शन करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर बेसिस पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकेंडरी डिपार्टमेंट में हुआ, ठीक है, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट में हुआ, उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा ब्लैंक हो जाएगा और जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लास्ट दिन ऐसा क्वेश्चन कर ही रहे थे, ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पे ही डिस्कशन किया था। ये देखो यहाँ पर ये शायद कुछ दो सर्विस डिपार्टमेंट थे, ये ब्लैंक हो गया इनका खर्चा, यहाँ पर आके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूरा चार्ज हो जाता है। अब क्या काम रहता है हमारा, हम लोग को ये पूरे खर्चे को कहाँ से रिकवर करना है, कस्टमर से, यानी हमें अपने इसको फिनिश्ड गुड्स में चार्ज करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो खर्चा यहाँ चार्ज हो गया, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, हम लोग इसको
प्रोडक्शन ऑफ जो फिनिश गुड्स हुआ है, फिनिश गुड्स में हम लोग इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, इस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, जो फिनिश गुड्स हुआ है उसमें क्या करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन और रिकवरी, रिकवरी ऑफ ओवरहेड। कितना चार्ज करे, ठीक है, कितना चार्ज करे जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है उस पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मेथड का जरूरत होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें मेथड्स, रूल्स पता होने चाहिए जिसके थ्रू से, ठीक है, जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकेंगे, चार्ज कर सकेंगे ये सारे खर्चे को फिनिश गुड्स में। जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करें तो हमें मेथड्स का पता होता है कि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कब कौन सा मेथड यूज करेंगे वो भी मैंने बताया। ठीक है, जब दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को, अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके लिए अलग मेथड, बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके लिए अलग मेथड। उसी तरह से किस तरह से फिनिश गुड्स में ये खर्चे को हम लोग एब्जॉर्ब करवाए या फिर रिकवर करवाए, उसके लिए भी हमें क्या जरूरत है, कैरियर का जरूरत है। ठीक है, जिसके थ्रू से हम लोग यहां से उठा के यहाँ पर चार्ज कर देंगे। ठीक है, मतलब टोटल खर्चे को उठा के प्रोडक्शन, जो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है वहां पर चार्ज कर देंगे। ऐसा हमें कुछ मेथड्स का जरूरत है। ठीक है, तो क्या क्या मेथड होता है देखो, पहले हम लिखवा देते हैं कि अभी हम लोग क्या करने वाले। तो इसके लिए लिखो एक बार, जो चीज अभी तक मैंने बोला वही लिखवा रहे। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग overhead of a production department from its output or finished goods is called recovery of recovery or absorption of ओवरहेड। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही लिखा, सर्विस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर्विस में कोई खर्चा रहता ही नहीं है, वो पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग अलग मेथड को यूज करके प्रोडक्शन में, तो टोटल खर्चा हमें प्रोडक्शन में ही दिखेगा। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स आउटपुट और फिनिश गुड्स इज कॉल्ड रिकवरी और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे, और इसका मेथड्स देखो क्या क्या होता है, कितने सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिकवरी ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन या फिर रिकवरी ऑफ ओवरहेड का कितना सारा मेथड होता है देखो। फर्स्ट मेथड आउटपुट बेसिस, समझा देंगे सारा मेथड, एक बार नाम लिख लेते हैं। आउटपुट बेसिस, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ए डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन परसेंटेज। थर्ड, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इन परसेंटेज। फोर्थ, प्राइम कॉस्ट इन परसेंटेज। फिफ्थ, मशीन आवर रेट। सिक्स्थ, लेबर आवर रेट।
तो टोटल 6 मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल जो प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है उसको फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये सारे मेथड को यूज करके फिनिश गुड्स में उस खर्चे को रिकवर करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड कब यूज करना है उसके लिए हमें इसका डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला है आउटपुट बेसिस। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, आउटपुट का मतलब जितना यूनिट जो है फिनिश गुड्स बन रहा है या फिर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ए डिपार्टमेंट, इसके बेसिस पे जब होता है। ये कब होता है देखो, इसका डिटेल्स एक बार बता देते हैं, देखो कैसे होगा। पहला आउटपुट बेसिस, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो कि 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल ओवरहेड हुआ है। अब हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज कर चुका है और टोटल खर्चा हमें सिर्फ प्रोडक्शन में दिख रहा है। मतलब अभी हम लोग ये वाले सिचुएशन में है, ठीक है। ये देखो ये वाले सिचुएशन में है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिखाया था ना अभी, ये देखो ये, ठीक है। हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट, ये वाले सिचुएशन में। अब हमें इस खर्चे को फिनिश गुड्स में रिकवर करवाना है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट यानी टोटल ओवरहेड हमें मिल गया, ठीक है। टोटल ओवरहेड सपोज ये तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। टोटल ओवरहेड मान लो यहाँ पर है 10,000 रुपीज का आया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 20,000 और यहाँ पर आ गया 30,000, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये यूनिट बेस्ड है तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो एग्जांपल के हिसाब से सपोज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है 1000 यूनिट, यहाँ पर लेते हैं 1000 यूनिट, यहाँ पर भी लेते हैं 1000 यूनिट, ठीक है। तो ये नाम क्या है, आउटपुट बेसिस। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए डिपार्टमेंट, तो P1 डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट बना है, P2 में भी 1000, P3 में भी 1000 यूनिट बना है, ठीक है। तो ओवरहेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो ओवरहेड कैसे निकलेगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे निकलेगा। तो ओवरहेड का रेट कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज खर्चा होता है 1000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना होगा, तभी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो एक यूनिट बनाने का ₹10 पर यूनिट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ₹20,000 खर्चा हुआ है 1000 यूनिट बनाने का, इसका मतलब ₹20 पर यूनिट हो जाएगा हम लोग का आउट, मतलब जो है आउटपुट पर यूनिट। और ₹30,000 अगर खर्चा हुआ है 1000 यूनिट बनाने का, तो यानी ₹30 पर यूनिट हम लोग का हो गया ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड पर यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग को डिपार्टमेंट P1 में, मान लो डिपार्टमेंट जो P1 है इसमें मान लो 3 प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब मान लो, या फिर पहले एक बार एक से ही एग्जांपल बताते, मान लो डिपार्टमेंट P1 में X प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का नाम है X, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है सपोज एक यूनिट बनाने का 100 रुपीज, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है 50 रुपीज, ठीक है। तो ओवरहेड का हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ओवरहेड का खर्चा ऐड करेंगे एक यूनिट, ये मैंने पूरा खर्चा एक यूनिट का दिखाया है कि एक यूनिट अगर एक्स बनता है तो उसमें मेटेरियल का खर्चा 100 रुपीज, डायरेक्ट लेबर का खर्चा 50 रुपीज। तो ओवरहेड का कितना देंगे, अगर ये P1 डिपार्टमेंट में बन रहा है तो ओवरहेड का खर्चा कितना लिखेंगे, बोलो ओवरहेड का खर्चा कितना लिखना चाहिए। तो हमें टोटल कॉस्ट 10 पता चल 10 रुपीज, क्योंकि 10 आया है तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ही तो हमें पता करना है, तभी तो प्रॉफिट लगा के बेच पाओगे। तो इसका मतलब हम लोग अपने फिनिश गुड्स में चार्ज कर दिए सारे खर्चे को। तो डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, वो तो इजी है, नहीं कर पाते हैं ओवरहेड, वही तो सीख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 160 रुपीज, ठीक है। टोटल ओवरहेड हो गया 160 रुपीज, ठीक है। इस तरह से ये कंसेप्ट आता है आउटपुट बेसिस पे। अगर आउटपुट बेसिस पे होगा तो इस तरह से होगा। अब इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तुम लोग खुद ही बोल सकते हो, जो ओवरहेड होगा टोटल, ठीक है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फॉर्मूला इसका अगर डायरेक्ट लिखते तो नहीं समझ में आता, तो मैंने एक बार कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो आउटपुट मेथड में कैसे होगा, आउटपुट मेथड में ओवरहेड टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे। अच्छा, अब यहाँ पर और एक लैंग्वेज भी तुम लोग को मिल सकता है,
तुम लोग कहीं बुक में देखोगे तो बजटेड भी मिल सकता है ये लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरहेड पूरा का पूरा बजटेड बेसिस पे ही होता है। अगर तुम लोग देखो तो मैंने एग्जांपल दिया था क्लास, जब ओवरहेड का हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे वहां पर ही मैंने बोला था कि जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें ये नहीं पता होता है कि फैक्ट्री का इलेक्ट्रिक बिल मान लो कि 1 मंथ बाद आएगा, तो क्या हम लोग अपना प्रोडक्ट 1 मंथ बाद बेचेंगे? ऑब्वियसली नॉट, हम लोगों को पहले ही बेचना पड़ेगा। या फिर मैंने खुद का भी एग्जाम्पल लगाया था कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो मुझे तो नहीं पता कि मेरा क्लास चलते हुए मेरा क्या खर्चा होगा। अगर मान लो ऑफलाइन प्योरली हो रहा है तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, कितना पानी का, ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो मुझे नहीं पता होता है। लेकिन हम पहले ही फीस लेते हैं तो इसका मतलब हम अपना सारा खर्चा ऐड करके ही ले रहे हैं, चाहे मेरा लेबर कॉस्ट हो चाहे जो भी हो, सारा खर्चा तो यानी बजटेड करके ही होता है। तो ओवरहेड तो पूरा ही बजटेड बेसिस पे ही होता है, ठीक है। अगर किसी का मान लो कि किसी मंथ का इलेक्ट्रिक बिल आया है फॉर एग्जाम्पल सेम सीजन में, जैसे मान लो कि गर्मी के मौसम में ज्यादा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, फैन वगैरह, अगर किसी का एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अगर गर्मी का मौसम है तो लगातार गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल का मंथ हो गया, मई का मंथ हो गया, ये सब में सिमिलर टाइप ऑफ बिल आ सकता है। लेकिन जैसे मान लो अगर ठंडा का मौसम जो आ रहा है, ठीक है, तो अभी मान लो दिसंबर जैन ये सब में क्या होगा, एक सेम बेसिस का इलेक्ट्रिक बिल आएगा। जैसे अगर किसी का दिसंबर का इलेक्ट्रिक बिल 2000 आता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये एस्टिमेट कर सकता है कि उसका जनवरी का भी करीब करीब 2000 ही आ सकता है। वो उस हिसाब से अपना बजट रेडी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है सिमिलर सीजन में हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बजटेड या एस्टिमेटेड। तो ये भी एस्टिमेटेड बेसिस पे ही होता है क्योंकि प्रोडक्ट बेचना तो हमें स्टार्ट करना है, बाकी ओवरहेड का खर्चा क्या होगा ना हो, क्या कितना नहीं होगा, वो तो हमें सारे खर्चे का पता नहीं होता। जैसे रेंट का पता है, रेंट एग्रीमेंट करके फैक्ट्री रेंट में चल रहा है, वो पता है रेंट का खर्चा कितना आएगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ये सब हम लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन प्रोडक्ट बेचना या फिर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पहले ही हो जाता है, यानी एस्टिमेटेड बेसिस पे हम लोग खर्चा ऐड करते हैं। इसी वजह से हम लोग का ओवरहेड रिकवरी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकली भी करके देखा, ठीक है। अब इसका यूज जो है कहाँ पर होना चाहिए, देखो इसका यूसेज, ठीक है, इसका यूज कहाँ पर होना चाहिए। तो if the company is producing single product or identical product, इसका ये मेथड का यूज हमें तभी करना चाहिए अगर कंपनी या तो सिंगल प्रोडक्ट बना रही है या आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जैसे P1 डिपार्टमेंट का ही देख लो, अगर कंपनी एक्स प्रोडक्ट ही बनाते जा रही है तब ठीक है, ओवरहेड रेट एक यूनिट पे 10 रुपए करके लग रहा है। या फिर कंपनी P1 डिपार्टमेंट में एक्स भी बना रही है, वाई भी बना रही है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स में जितना ओवरहेड लग रहा है वाई में भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तब तो ये हमारा चलेगा, आउटपुट बेसिस पे चलेगा कि अगर एक्स यूनिट बनाने में 10 रुपए का खर्चा है तो वाई यूनिट बनाने का भी 10 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल नहीं है, जैसे मान लो एक्स और वाई आइडेंटिकल नहीं है लेकिन दोनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 में बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स के बेसिस पे वाई का खर्चा कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये मेथड सिर्फ तभी सही होता है अगर हम लोग सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे या फिर हम लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो वाई को बनाने में ओवरहेड का खर्चा 15 रुपए आ रहा है, लेकिन हम लोग एक्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है नहीं, तो दोनों में सिमिलर खर्चा कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई डिफरेंट है लेकिन आइडेंटिकल है, सेम खर्चा होता है, तब चलेगा। या फिर एक ही प्रोडक्ट यानी सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तब ये प्रोसेस का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट अच्छे से सुनो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। हमें बताएगा नहीं डायरेक्टली कौन सा मेथड यूज करना है, हमें ये कंसेप्ट लगा के सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना कि किस तरह से हो रहा है। सेकेंड मेथड का नाम देखो, सेकेंड मेथड का नाम है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल इन परसेंटेज। ये कब यूज होता है, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। ये
कैसे हो, ये कब यूज होता है, देखो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते फिर समझाएंगे। मान लो दो दो डिपार्टमेंट है, P1 और P2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। टोटल ओवरहेड 10,000 और 20,000, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट 20,000, 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो इतना खर्चा हुआ उसमें इतना मेटेरियल कॉस्ट है, यानी ऊपर हो जाता है ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, देखो फॉर्मूला ही लिख देते हैं, बजटेड ओवरहेड, ठीक है। बजटेड ओवरहेड जितना भी होगा, ये देखो टोटल ओवरहेड को रिकवर करना है कुछ पर्टिकुलर बेसिस पे, जैसे यहाँ नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे, यहाँ पर मेटेरियल के बेसिस पे। बजटेड ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। बजटेड मेटेरियल कॉस्ट, तो कोई भी एक आंसर निकाल लो तो क्या होगा, जैसे बजटेड ओवरहेड कितना हो गया 10,000, मटेरियल कॉस्ट हो गया 20,000, और इसको परसेंटेज में निकाला जाता है तो इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 50%। अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 20,000 टोटल ओवरहेड, इसको रिकवर करना है मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे, यानी 40,000 इंटू 100, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 50%, ठीक है। 50% हो गया। अब ये देखो ये कब यूज होता है, अगर हम लोग का मेटेरियल कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेटेरियल कॉस्ट जो है वो हाई, मतलब अगर मेटेरियल का खर्चा सबसे ज्यादा है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि मेटेरियल काफी महंगा लगा है, कभी होता है कि लेबर काफी महंगा लगा है, तो अगर मेटेरियल काफी महंगा लगा है तब हम लोगों को रिकवरी रेट मेटेरियल कॉस्ट बेसिस पे लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस चीज का मतलब क्या हुआ, 50% या 50%, इसको ऐसे रीड करना चाहिए, इफ डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट cost is 20,000, then overhead cost is 50% of direct मटेरियल, ठीक है। इसको ऐसे रीड किया जाता है, देखो अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम लोग का 20,000 है या फिर 40,000 है, ये मैंने 20,000 को इलेबोरेट करके लिखा है, 20,000 है, तो हम लोग का ओवरहेड कितना हो जाएगा इसका 50%। 20,000 का 50% देखो 10,000, या फिर 40,000 का 50% देखो 20,000, तो ये हो गया 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज 10,000, ठीक है। इसको रीड करने का तरीका, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट का मेटेरियल कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, देखो डायरेक्ट मेटेरियल 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डायरेक्ट लेबर 150 रुपीज, 50 रुपीज ले लेते, ठीक है। तो ओवरहेड कितना होगा, ओवरहेड क्या होगा, ऐसे तुम लोग कॉस्ट शीट करते हो तो वहां पर देखते हो लिखा हुआ रहता है ओवरहेड इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट मटेरियल, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल होगा तो ये क्यों लिखा हुआ रहता है, ओवरहेड को इस तरह से क्यों चार्ज किया हुआ रहता है, इसीलिए क्योंकि मटेरियल इस प्रोडक्ट को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब सबसे ज्यादा अगर कॉस्ट कहीं इन्वॉल्व हुआ है तो मटेरियल में है, इसीलिए रिकवरी रेट मटेरियल का लगाओ। तो 50% यानी 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो 100 का 50% यानी 50, ऐसे करके तुम लोग कॉस्ट शीट बना लेते हो, तो ये 200 रुपीज, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। अब यूसेज जो है इसको लिखवा देते, जो अभी तक मैंने बोला कि मेटेरियल का कॉस्ट जहां पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा वहां पर हम लोग ये वाला मेथड लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट एलिमेंट इज वेरी हाई और मैक्सिमम, वेरी हाई और मैक्सिमम फैक्टर रिलेटेड टू डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट एलिमेंट इज वेरी हाई और मैक्सिमम फैक्टर रिलेटेड टू डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जहां पर मेटेरियल का खर्चा सबसे ज्यादा होगा वहां पर हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है
कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज में, ठीक है, ये भी परसेंटेज में होगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। P1 P2 दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, टोटल ओवरहेड 10,000 20,000। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सपोज 20,000 और 40,000, ठीक है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कितना हो जाएगा? ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है, अगर हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं तो कितना टोटल ओवरहेड 10,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर, यानी इस पे 100 लगाएंगे, ये परसेंटेज में होगा तो 50%। सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे तो 50% ही आएगा। मैंने एक ही जैसा अमाउंट लिया है, मेटेरियल जैसा। अब इसको कैसे रीड करना है, इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे। इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 20,000, ये वाला, देन ओवरहेड कॉस्ट is 50% of direct labor cost, that is 10,000, ठीक है। इस तरह से रीड करना पड़ेगा। और इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओवरहेड रिकवरी इक्वल टू, उसमें 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, 60-70? हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये तो एग्जाम्पल है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर यहाँ पर 10,000 की जगह कुछ और अमाउंट लोगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। टोटल ओवरहेड जितना होगा और जितना लेबर कॉस्ट होगा उस हिसाब से तुम लोग को फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? हमें क्या करना है? हमें ओवरहेड को रिकवर करके दिखाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल ओवरहेड हमेशा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अगर लेबर ओरिएंटेड है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अगर लेबर ओरिएंटेड मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे जहां पर लेबर का खर्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तब हमें रिकवरी कैसे लगाना चाहिए? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे लगाना चाहिए। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, 50% इसीलिए लिया है ताकि समझने में आसानी हो। बाकी कुछ भी परसेंटेज आ सकता है, 10, 5, 6, 9 कुछ भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने इस तरह से अमाउंट लिया है तो इतना दिख रहा है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होगा? यूसेज, इसका यूसेज हो जाएगा व्हेन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द मेजर एलिमेंट, ठीक है। अगर हमारे फिनिश गुड्स में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सबसे मेजर फैक्टर है, ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा लेबर पे ही हम लोगों ने किया है, तो ओवरहेड का रिकवरी रेट लेबर का खर्चा को मान के करो, ठीक है। बेसिस क्या करोगे? लेबर का खर्चा, ठीक है। तो उसी तरह से, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में बोला है प्राइम कॉस्ट इन परसेंटेज। प्राइम कॉस्ट को कब बेसिस मानेंगे? प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है सारे डायरेक्ट खर्चे का एडिशन। तो अगर हम लोगों का प्राइम कॉस्ट तब मानना चाहिए अगर हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, कोई भी ज्यादा नहीं। मतलब अगर हम लोगों ने जो खर्चा किया है, आधा मटेरियल का खर्चा है, आधा लेबर का खर्चा है, अगर ऐसा प्रोडक्ट है मटेरियल और लेबर दोनों का खर्चा इक्वली हो चुका है, तो हमें प्राइम कॉस्ट बेसिस पे रिकवरी रेट को डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइम कॉस्ट मेथड, ये भी परसेंटेज में होगा। तो ये भी देखो, ये सब हमें एग्जांपल दे रहे हैं, ये कोई फिक्स्ड एंड फाइनल थोड़ी ना है। ये देखो टोटल ओवरहेड, अगर टोटल ओवरहेड हो रहा है फॉर एग्जांपल 10,000 और 20,000, ठीक है, और हम लोगों का प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मटेरियल को लाने का अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। सपोज प्राइम कॉस्ट है 20,000, फिर से मैंने वही डेटा लिया है ताकि 50% आए तो मुझे समझाने में आसानी होता है, और कुछ नहीं। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे होगा? तो ओवरहेड को रिकवर करना है तो ओवरहेड रिकवरी रेट तो कितना लिखेंगे? ओवरहेड टोटल डिवाइडेड बाय हम लोग लिख देंगे जिस बेसिस पे करना चाह रहे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, तो फिर से यहाँ पर 50% आएगा। इसको भी करोगे तो 50% ही आएगा क्योंकि मैंने डेटा ही ऐसा ले रखा है। तो इसको कैसे रीड करोगे? सिमिलर उसी तरीके से हमें रीड करना है। इफ
प्राइम कॉस्ट इज ₹20,000, देन ओवरहेड, देखो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे ओवरहेड को डिफाइन कर रहे हैं ना, प्राइम कॉस्ट अगर 20,000 है तो ओवरहेड हो जाएगा 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, क्योंकि इस पे हम लोगों ने बेसिस प्राइम कॉस्ट को माना है, दैट इज 10,000। ठीक है, दैट इज 10,000। अब इसका यूसेज कब होता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, नाम पढ़ के ही समझ जाना चाहिए। यूसेज तब होता है जब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस हो, व्हेन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। अगर दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो हमें प्राइम कॉस्ट बेसिस पे ओवरहेड रिकवरी रेट लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना नंबर मेथड हो गया, फोर्थ नंबर। फिफ्थ में क्या है, मशीन आवर रेट। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कब यूज होता है, अगर हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है वो मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है, एक तो होता है ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट, एक होता है मशीन डिपेंडेंट। अगर मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने पे, तो हमें मशीन का जो भी आवर्स है उस बेसिस पे अपना ओवरहेड रिकवरी रेट लगाना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, ओवरहेड रिकवरी रेट हो जाएगा टोटल बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय यहाँ पर इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है, मशीन आवर रेट के बेसिस पे होगा, तो नीचे मशीन आवर लिखेंगे। अब इफेक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि मशीन मशीन को क्या हो सकता है, मशीन का आइडल टाइम हो सकता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मशीन का आइडल टाइम हो सकता है, मतलब मशीन कुछ टाइम के लिए क्या हो सकता है, बंद भी रह सकता है। अब नॉर्मल आइडल टाइम भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। और इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब फिर क्या होगा, देखो कौन सा आइडल टाइम, इफेक्टिव मतलब जितने टाइम प्रोडक्शन में मशीन इन्वॉल्व था। ठीक है, तो टोटल जितना टाइम मशीन चला। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड। हाँ, हो गया। देखो इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब टोटल मशीन आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या होता है, जो अनअवॉइडेबल है, जैसे कि मान लो कि रूटीन सर्विस। ठीक है, मशीन का एक रूटीन सर्विस हो सकता है कि मशीन को देख लेना कि कैसा है नहीं है, या फिर उसमें कुछ ऑयलिंग वगैरह ग्रीजिंग वगैरह करना, साफ सफाई। ठीक है, एक हो सकता है सेटअप टाइम। ठीक है, जैसे हर एक मशीन, जैसे मान लो तुम लोग अगर लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जिसमें भी क्लास कर रहे हो, तो तुम लोग का भी तो एक सेटअप होता है ना, ऐप होता है, फिर ऐप इंस्टॉल किया हुआ ही रहता है। खैर छोड़ो, अगर मतलब वो भी तो एक होता है ना प्रोसेस, ऐप को ओपन करो, फिर लिंक पे क्लिक करो, फिर जाओ, तो ये सेटअप हो रहा है। जैसे हम भी क्लास का सेटअप जो है स्टार्ट करते हैं, तो मुझे भी अपना रिक्वायरमेंट जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट को एडिशन करना पड़ता है, जैसे बोर्ड वगैरह हो गया ये सब। ठीक है, तो ये सेटअप टाइम हो गया। ठीक है, रूटीन सर्विस यानी मान लो लैपटॉप को चेक करना सही है कि नहीं। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के पहले ये रूटीन सर्विस वगैरह का तो जरूरत होता है ना। तो ये सब क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर देंगे टोटल मशीन आवर से, तो हमें मिल जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर। और इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब है जितना टाइम, नंबर ऑफ आवर्स, जितना टाइम, या फिर नंबर ऑफ आवर्स मशीन, ऐसे बता सकते हैं कि मशीन वर्क इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जितना टाइम मशीन काम कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है, अच्छा इस मेथड का यूज कब करेंगे, इस मेथड का यूज तब करना चाहिए जब हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल या फिर मशीन इंटेंसिव है। ठीक है, मशीन इंटेंसिव मतलब हम लोगों ने ज्यादा
अमाउंट, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट या फिर ज्यादा पैसा मशीन में इन्वॉल्व किया है प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा हम लोग मटेरियल में इन्वॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे मटेरियल इंसेंटिव है, ठीक है, इंटेंसिव है। अगर हम लोग लेबर में करते हैं तो लेबर ओरिएंटेड है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा मशीन ओरिएंटेड है, प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, मतलब लेबर और मटेरियल दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, तब हम लोग प्राइम कॉस्ट वाला लेंगे, ठीक है। और अगर मशीन इंटेंसिव काम ज्यादा होता है, ठीक है, या फिर मशीन में हम लोगों ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग मशीन आवर्स बेसिस पे करेंगे, ठीक है, और रिकवरी रेट हो जाएगा मशीन आवर्स बेसिस पे। अच्छा, ये हो गया हम लोग का फिफ्थ मेथड। अब लास्ट, ये देखो, ये हम लोग का फिफ्थ मेथड हो गया। और लेबर आवर रेट सिक्स्थ मेथड, ठीक है, लेबर आवर रेट। अभी लेबर आवर का तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने लेबर रिलेटेड और एक पॉइंट भी पढ़ा, वो लेकिन आवर नहीं था, वो था लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर आवर मतलब जहां पर लेबर का टाइम इंपॉर्टेंट है, लेबर कॉस्ट मतलब लेबर को कितना पेमेंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेबर आवर मतलब लेबर कितना टाइम काम कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर टाइम, लेबर का टाइम प्रोडक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है तो लेबर आवर रेट बेसिस पे करेंगे। तब ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे होगा? ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर, और यहाँ पर लेबर आवर का मतलब कौन सा टाइम का बात हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है नंबर ऑफ आवर्स लेबर वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। जितना टाइम लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका जो मतलब जो टाइम पीरियड होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसका यूज कब होगा? लेबर आवर इंटेंसिव वर्क, ठीक है, तब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा कंसेप्ट और भी क्लियरली समझ में आएगा, पहले हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो तब तुम लोग समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। The following information relates to activities of a production department of a factory for a certain period। क्या दे रखा है? Following information, नीचे का जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस चीज को रिलेट कर रहा है? एक प्रोडक्शन एक्टिविटी को, ठीक है, किसी एक डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन एक्टिविटी को रिलेट करते हुए दिया हुआ है। फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर जो भी एक्टिविटी हुआ है उसका डिटेल्स दे रखा है किसी एक सर्टेन पीरियड का, जैसे कि 1 वीक का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, वो सब नहीं बोला है, सर्टेन पीरियड का दिया है। क्या दिया है? मेटेरियल का यूज हुआ था 36,000 रुपीज, वेजेस दिया गया था 30,000 रुपीज, लेबर आवर्स यूज हुए थे 12,000 आवर्स, आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन 20,000 आवर्स, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट 25,000 रुपीज, ठीक है, ये सब दे रखा है। आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन 20,000, यहाँ पर ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट मतलब मेटेरियल का खर्चा ये भी रुपीज में, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा रुपीज में, लेबर आवर्स ये क्या है? ये आवर्स बेसिस पे दे रखा है, लेबर आवर्स कितना टाइम काम हुआ था, आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, ओवरहेड चार्जेबल टू डिपार्टमेंट, ये किसी एक पीरियड का डिटेल्स हमें दे रखा है, ऐसा हुआ था प्रीवियसली कभी। ऑन वन ऑर्डर, कोई एक ऑर्डर आया, किस चीज का ऑर्डर आया? जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑन वन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में जो भी फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसका एक ऑर्डर आया है। ड्यूरिंग द पीरियड द रेलिवेंट डेटा वेयर, ठीक है, उस पीरियड में डेटा दिखाया जा रहा है कि जिस उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए मेटेरियल का यूज हुआ है 6,000 रुपए का, वेजेस का यूज हुआ है 4950, लेबर काम किया है 1650 आवर्स, मशीन आवर्स में मशीन का यूज हुआ है 1200 आवर्स, ठीक है। हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब, हमें बताना है कि ये जो जॉब मतलब क्या होता है? कस्टमर के डिमांड पे अगर हम लोग कोई फिनिश गुड्स बना के देते हैं उसे बोलते हैं जॉब, जैसे कि टेलर
जब टेलर कोई कपड़ा वपड़ा सील के नहीं रखता है कि हम लोग गए और उनसे बोले ये दिखा दीजिए वो दिखा दीजिए, वो दुकान में होता है, ठीक है। टेलर के पास जाओगे तो अपने मेजरमेंट का चीज बनवाओगे, वो जॉब कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब बाई 4 कॉमनली यूज्ड मेथड। तो ये जो नया ऑर्डर आया था जिसमें मेटेरियल का खर्चा यानी डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, डायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा दे दिया, लेबर का कितना टाइम लगा और मशीन आवर्स, लेबर मशीन आवर्स ये कितना टाइम यूज हुआ है वो बता दिया। अब हमें बोल रहा है कि ओवरहेड का खर्चा यहाँ पर बताओ कितना चार्ज होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एस्टिमेटेड बेसिस पे। क्या प्रीवियसली इसी डिपार्टमेंट में कुछ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने का हमारे पास डेटा है? हाँ है, कि कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड में ये सारा चीज का खर्चा हुआ था। तो हम लोग को पहले प्रीवियसली ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी बजटेड या एस्टिमेटेड बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर पहले इतना खर्चा हुआ है तो अभी भी इतना होगा। और हमें ओवरहेड का कितना मेथड यूज करने बोला है? 4 कॉमनली यूज्ड मेथड, ठीक है। 4 कॉमनली यूज्ड मेथड। अब 4 कौन सा कॉमन मेथड है वो तो मैंने नहीं बोला, कौन कॉमन है कौन अनकॉमन है, हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है कितना, 25,000 रुपीज, और हम लोग के पास बेसिस क्या क्या है। एक तो मेटेरियल है, ठीक है, एक वेजेस है। सेकंड मेथड तो हम लोग मेटेरियल डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस पे दिखा सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे दिखा सकते हैं, लेबर आवर बेसिस पे दिखा सकते हैं, मशीन आवर बेसिस पे दिखा सकते हैं। तो कॉमनली यूज्ड का, ठीक है, कॉमनली यूज मेथड में ये 4 ही होता है, लेकिन हमें तो बेसिस दे रखा है तो हम लोग ये 4 बेसिस पे ही ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रीवियसली जो भी हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है उस हिसाब से प्रीवियसली क्या रिकवरी रेट हो सकता है अलग अलग मेथड से। तो देखो इलास्ट्रेशन 7, पहला मेथड परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन मेटेरियल बेसिस। तो कैसे कैलकुलेट होगा, कितना डिवाइडेड बाय कितना लिखना पड़ेगा। ओवरहेड का खर्चा कितना है, 25,000, टोटल ओवरहेड या बजटेड ओवरहेड जो भी है कितना है, 25,000। रिकवर कैसे करवाना है, मेटेरियल के हिसाब से, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 36,000, क्योंकि ये सब परसेंटेज में होता है तो इंटू 100 कर लो, आंसर मिल जाएगा। देखो कितना होता है, 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, 69.44, ठीक है, 69.44%। अच्छा, सेकेंड हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड रिकवरी, ठीक है, इसको लिख देते हैं रिकवरी ऑन, ठीक है, ओवरहेड रिकवरी ऑन लेबर बेसिस, ठीक है। तो लेबर बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेबर का खर्चा कितना है, 30,000, और 25,000 ओवरहेड, ये तो है ही। चारों में से कोई 4 मेथड हमें दिखाने बोला है तो हम लोग चारों मेथड का अलग अलग कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 25 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 83.33%, ठीक है, 83.33%, ये हो गया। थर्ड, अगर हम लोग इसके जगह ये मेथड यूज करते हैं, लेबर आवर्स, ठीक है, ये तो हम लोगों ने लेबर कॉस्ट यूज किया, डायरेक्ट वेजेस मतलब लेबर कॉस्ट। अगर हम लोग लेबर आवर बेसिस पे करते हैं तो उसमें परसेंटेज नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ओवरहेड रेट पर लेबर आवर कितना हो जाएगा, ओवरहेड का खर्चा 25,000, ठीक है, ओवरहेड लेबर आवर कितना है, 12,000 आवर्स, तो रुपीस पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई 12 देख लो कितना होता है, 2.08, ठीक है, 2.08 पर आवर। अच्छा, फोर्थ हम लोग ओवरहेड रेट पर मशीन आवर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है मशीन आवर। तो ओवरहेड का खर्चा तो वही है 25,000, अगर इसका रिकवरी हम लोग मशीन आवर बेसिस पे करवाते हैं यानी 20,000 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, रुपीज पर आवर। 25 डिवाइडेड बाई 20 देखो कितना होता है, 1.25, ठीक है, 1.25 पर आवर। तो ये हम लोगों ने अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर लिया ओवरहेड रेट चार्जेबल टू द जॉब। अब हमें क्या करना है, जॉब में चार्ज करके दिखाना है कि ओवरहेड कितना होगा। तो अगर जॉब में चार्ज करके दिखाना है तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि द ओवरहेड चार्जेबल टू जॉब
under the above method is as follows। ठीक है, तो कैसे होगा देखो यहाँ पर मेथड 1 से अगर करते हैं, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ठीक है। तो जॉब में ओवरहेड कैसे चार्ज होगा, तो जॉब का मटेरियल यहाँ पर लिखते हैं। जॉब में डायरेक्ट मटेरियल यूज कितने का हुआ है, सारे मेथड में सेम, ठीक है। मटेरियल का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, हम लोग ओवरहेड का चेंजेस दिखाएंगे ना। मटेरियल हर जगह पे कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 4950, डायरेक्ट वेजेस 4950, 4950, 4950, 4950। हमें पूरा कॉस्ट नहीं बनाने बोला, हम जस्ट दिखा रहे हैं ओवरहेड का कैसे दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको टोटल करेंगे तो ये 10,950, ये क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये सभी का एक जैसा ही होगा, 10,950, 10,950, 10,950, ठीक है। अब अगर हमें दिखाना है ओवरहेड, तो ओवरहेड कैसे होगा, तो फर्स्ट मेथड कैसा है, ये वाला मेटेरियल बेसिस पे। तो 69.44 किस पे लगेगा, ओवरहेड जो है एट द रेट ऑफ 69.44, ये किस पे लगेगा बताओ। अगर मेटेरियल बेसिस पे है तो किस पे लगेगा, वो लगा के ऐड करना पड़ेगा इसमें से। 6,000, 4,950, 10,950, किस पे लगेगा। 6,000। हाँ, 6,000 पे। अब 6,000 पे जितना होगा उतना ही कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, 6,000 इंटू 69.44%, तो कितना हो जाएगा, 4160.4। 41,664। अब इसको ऐड कर लो, अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। देख लो ठीक ऐड हुआ है कि नहीं, 151164 चेक कर लो। 15,116.4, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ओवरहेड को सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड हम लोग का लेबर है 83.33, तो कितने पे लगेगा 83.33, बोलो 83.33 कितने पे लगेगा, बताओ। लेबर पे लगेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, 4950 इंटू 8, यहाँ पर जगह नहीं है ना इसलिए मैंने मिडिल पे कर दिया, ठीक है। 83.33, 83.33 हम यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 4950 इंटू 83.33% इक्वल, तो ये हो गया 412.4.8, तो 41249 कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड कर लो, 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 52,199, चेक करते हैं। ये हो गया हम लोग का 10,950 प्लस 4129, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, अच्छा 15,079, गलत हो गया है। एक मिनट, मेरा ये टोटल गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक करो ना। मैम 10,950, मैम मैम 4124.8 आ रहा है। वो 4124.8 आ रहा है ना, अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसीलिए गलत हो रहा है। 4,124.9, हाँ 4125 आ रहा है, तो 15079, ठीक है। ऐसे ही होगा, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग को ओवरहेड थर्ड मेथड से लगाना है तो कितना लगाएंगे, 2.08 लेबर आवर बेसिस पे। अब यहाँ पर बताओ कैसे होगा, 2.08 करके लगेगा लेबर आवर बेसिस पे। तो लेबर आवर कितना है इस जॉब के लिए, लेबर आवर कितना है 1650, तो टोटल मेरा आ रहा है 15,074.9। 1507 मैम M2 का, मटेरियल 2 का। और 15,074, वो मैंने पॉइंट हटा दिया इसलिए 9 आ गया मेरा। यहाँ पर 15 देखते हैं, मैम पॉइंट हटेगा तो फिर 5 हुआ ना, वो हाँ 4। 4.9, ठीक है। अब देखो 4.9 होगा, वो पहले का गलत लिखा था उसको ठीक नहीं किया, अब ठीक है। अच्छा, अब देखो 1650 इंटू
कितना हो जाएगा 2.08, तो ये आ जाएगा 3432, तो 28, देख लो ठीक हुआ है कि नहीं, 14382, एक बार चेक कर लो ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लो 14382, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या है, मशीन आवर्स बेसिस पे, तो ये जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए 1200 मशीन आवर यूज हुआ है और रेट क्या बन रहा है 1.25, तो 1200 इंटू 1.25, 1500, तो कितना हो जाएगा 12,450, ठीक है 12,450। ये पूरा नहीं करने से भी होता, अगर हम लोग सिर्फ इतना दिखाते हैं ओवरहेड का जो भी खर्चा है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बोला है कि कैलकुलेट द ओवरहेड, ओवरहेड कैलकुलेट करके बताओ, मतलब सिर्फ इतना आंसर देने से ही काफी था हम लोग के लिए। मैंने ये पूरा करके दिखा दिया ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कैसे करके क्वेश्चन करना है। तो 50% ये हमेशा का ऐसा बात नहीं है, हमें जैसा रिकवरी रेट मिलेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अब कब कौन सा रिकवरी रेट कैलकुलेट करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने लॉजिक के साथ समझाया कि कब कौन सा होगा यूज। अब यहाँ पर देखो नहीं बोला है कि कब कौन सा यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला है कि 4 कॉमनली यूज्ड मेथड लगाओ। अब 4 कॉमनली यूज तो बता दिया, अब कॉमनली यूज्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक मेथड का यूज का अपना अपना रीजन होता है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स था उसके बेसिस पे हम लोगों ने 4 मेथड यूज करके किए, ठीक है, तो 4 मेथड यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं चारों को ऐड नहीं कर सकता, मतलब जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज ऐड किए, उसी तरह लेबर आवर और मशीन आवर। नहीं ऐड क्यों करेंगे बोलो, ऐड करने का रीजन बताओ मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐड कर सकते कि नहीं कर सकते, मतलब ये जो ऐड जो क्यों, भी डायरेक्ट रहेगा वही ऐड होगा। हाँ हम लोग ऐड क्यों करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें अलग अलग मेथड से दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग अपना ओवरहेड ऐसे चार्ज करते तो हमारा फिनिश गुड्स का कॉस्ट इतना आएगा, अगर इस तरह से चार्ज करते हैं तो इतना आएगा, इस तरह से चार्ज करेंगे तो इतना आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्योंकि अलग अलग मेथड होता है, क्यों अलग मेथड होता है, क्योंकि उसका हमें डायरेक्ट डिटेल्स दिया हुआ रहता ही नहीं है, हमें बता दिया पूरा रेंट है 10,000 फैक्ट्री का, फैक्ट्री में कितना ही यूनिट बन रहा है हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए तो अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है ना। तो अगर अब कौन सा मेथड कब यूज होगा उसका अलग अलग रीजन है, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने ओवरहेड रिकवरी रेट देखा, तो यहाँ पर हमें 4 मेथड बोला है, 4 मेथड से अलग अलग कैसे कर सकते हैं वो मैंने दिखाया। और यहाँ पर हमें अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग आवर्स को ऐड करके क्या करेंगे, हमें तो कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने का कॉस्ट कितना आया, तो कॉस्ट तो हमें आवर्स से नहीं पता चलेगा, इतना टाइम मशीन चला तो कितना खर्चा हुआ वो हमारा थिंकिंग पॉइंट होना चाहिए। ऑब्वियसली कितना टाइम मशीन चला वो पता होगा तभी ना हम लोग ये देखेंगे कि मशीन चलाने का खर्चा कितना हुआ, लेकिन कॉस्ट कैसे बनेगा, कॉस्ट तो आवर्स से नहीं बनेगा रुपीज से बनेगा, है ना, इसीलिए हमें आवर्स ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आवर्स इतना टाइम काम हुआ चाहे लेबर से हो चाहे मशीन से हो, अब उसका खर्चा कितना आया वो देखो, क्योंकि हमें तो अपना कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो सारी चीजों को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर हम अभी नहीं करवा रहे, अभी टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन आंसर ना छोटा सा होगा, हम एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं और उसको होमवर्क देंगे, तुम लोग कोशिश करो कि कर पाओ। यहाँ पर एक प्रिंटिंग कंपनी का 3 डिपार्टमेंट का बात हम रफली बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि प्रिंटिंग कंपनी है जिसका 3 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग बाइंडिंग का काम होता है, एक डिपार्टमेंट में लिथोग्राफिंग का काम होता है, एक जगह पे एनग्रेविंग का काम होता है, ठीक है, ये सभी प्रिंटिंग रिलेटेड काम है, ठीक है, क्या क्या होता है प्रिंटिंग से रिलेटेड 3 डिपार्टमेंट है। और कंपनी ने क्या बोला है, द कंपनी हैज ए जॉब ऑर्डर, कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है, ठीक है, जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूजिंग ए सिंगल प्री डिटरमाइंड एक्सपेंसेस रेट। अच्छा, कंपनी क्या करती है, कंपनी ओवरहेड का खर्चा अपना एक प्री डिटरमाइंड रेट जो बना रखी है उसी पे लगाते जाती है, सिंगल प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है, मतलब कोई बेसिस नहीं है कि कब, मतलब एक सिंगल डिटरमाइंड रेट सोच लिया है उसी को यूज कर रही है, ये नहीं देख रही है कि मेरा मेटेरियल ज्यादा खर्चा हो रहा है तो मेटेरियल बेसिस पे ओवरहेड का रिकवरी लगाए,
लेबर हो रहा है तो लेबर, मतलब कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लो मैंने तुम लोग का टेस्ट लिया, कोई एनालिसिस नहीं किया, सबको एक एवरेज मार्क्स दे दिया, ये तो सही नहीं। मुझे तो एनालिसिस करना चाहिए कि किसने कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दिया है, क्या फॉल्ट है, तब जाके ना हम सही एनालिसिस कर पाएंगे कि किसको कितना मार्क्स देना चाहिए। उसी तरह से कंपनी को भी एनालिसिस करना चाहिए, उसका सबसे खर्चा किस में है, मेटेरियल में है, लेबर में है, दोनों में बराबर है, मशीन में है, या फिर लेबर आवर्स में है। तो ये उस बेसिस पे इनको अपना ओवरहेड रिकवरी रेट लगाना चाहिए। बट ये कंपनी क्या करती है, एक प्री डिटरमाइंड रेट बना रखी है और वही रेट जो है ओवरहेड रिकवरी रेट बोल के लगा देती है। द मैनेजमेंट हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ यूजिंग सच a rate is and is now interested in departmentalizing factory overhead। ए स्टडी रिवील्स दैट, बोल रहा है कि अभी जो मैनेजमेंट है उनको लग रहा है कि ये हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे बिजनेस में एक डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, हम लोग गलत रेट, क्योंकि सबको एवरेज नंबर दे देंगे तो कैसे पता चलेगा कौन अच्छा लिखा है कौन खराब लिखा है, तो मोटिवेशन कैसे आएगा, जो अच्छा लिख रहा है, और जिन्हें खराब लिखा है उनको लगेगा मैंने इतना खराब लिखा फिर भी मुझे बाकी लोगों की तरह ही मार्क्स मिला, तो एवरेज नहीं होना चाहिए। तो वही चीज देखो, हम लोग एक सिंगल प्रीडिटरमाइंड रेट लगाएंगे तो मैनेजमेंट को भी लग रहा है ये अभी गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डिपार्टमेंटलाइजिंग करना चाहिए अपने रेट को, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में किस ओरिएंटेड खर्चा कैसा हो रहा है उस बेसिस पे हमें अपना ओवरहेड रेट लगाना चाहिए। यहाँ तक तो स्टोरी है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट 1 इनके पास क्या है ये बताया है, मतलब प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग डिपार्टमेंट का काम बताया है, लिथोग्राफिंग डिपार्टमेंट का काम बताया है, एनग्रेविंग डिपार्टमेंट का काम बताया है। डिपार्टमेंट 1 में क्या हुआ है, 3 सिमिलर मशीन्स है जो रिप्रेजेंट करता है लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड कॉलिंग फॉर हाई रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन चार्जेस। बोल रहा है डिपार्टमेंट 1 में 3 एक ही तरह का मशीन है और मशीन में काफी खर्चा किया गया है, तभी जाके डिपार्टमेंट 1 में काम हो सकता है, और ये खर्चा काफी है, और मशीन है तो रिपेयर्स का खर्चा भी हाई डिमांडिंग है, बार बार रिपेयर्स वगैरह का अच्छा खासा खर्चा होता है और डेप्रिसिएशन भी होता है। तो डिपार्टमेंट 1 में तुम लोग बोलो कि ओवरहेड का रिकवरी रेट किस पे लगाना चाहिए। मैंने 6 मेथड बताए, अपने कॉपी देख के बता सकते हो, अभी करना नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर बताओ, तुम लोग करोगे होमवर्क में, मुझे बोलो कि इस पे रिकवरी रेट कैसे लगाना चाहिए हम लोग का डिपार्टमेंट 1 का। बोलो रिकवरी रेट कौन सा होगा, मेटेरियल ओरिएंटेड, लेबर ओरिएंटेड, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर, बोलो, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 में सबसे ज्यादा मशीन मशीन, क्योंकि मशीन का खर्चा बता रहा है, मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है, तो रिकवरी रेट मशीन बेसिस पे लगाओ, कैसे लगाना है वो तुम लोग सोचो। फिर डिपार्टमेंट 2 में बोला है द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर टास्क, वर्कर जो है एक ही तरह का काम करते हैं, कोई भी वर्कर हो सिमिलर टाइप का काम करता है और उनको आवरली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर लेबर का क्या बता रखा है, ज्यादा से ज्यादा लेबर का क्या इन्वॉल्व बता रखा है, बोल रहे कि वर्कर को एक ही तरह का काम दिया जाता है, सभी एक ही तरह का काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट 2 में, ठीक है, कोई अलग काम नहीं कर रहा है, और सभी को आवरली बेसिस पे काम दिए पैसा दिया जाता है। मतलब मान लो कि अगर 10 रुपए पर आवर पे बात हुआ है तो कोई 8 घंटा काम करेगा तो 80 रुपीज, कोई 9 घंटा काम करेगा तो 90, कोई 10 आवर्स काम करेगा तो 100। तो मेन क्या है, रेट या टाइम, क्योंकि देखो रेट सबका इक्वल है, रेट में कोई अलग हेर फेर है नहीं, अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो आवर के लिए होता है, अगर कोई ज्यादा टाइम काम करेगा उससे ज्यादा मिलेगा। तो ये पढ़ के क्या लग रहा है, लेबर ओरिएंटेड है, लेकिन लेबर का कौन सा, कॉस्ट या आवर, क्या ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये बताओ, लेबर का कॉस्ट या आवर। आवर, तो आवरली बेसिस पे देना चाहिए, क्योंकि आवर बेसिस पे उनका कॉस्ट चेंज हो रहा है, कॉस्ट बेसिस पे आवर्स नहीं, आवर्स बेसिस पे कॉस्ट चेंज हो रहा है। फिर डिपार्टमेंट 3, यहाँ पर सेवरल क्लासेस ऑफ वर्कर काम करते हैं, मतलब क्लासेस जैसे मान लो कुछ सेमी स्किल्ड वर्कर है, कुछ स्किल्ड वर्कर है, कुछ अनस्किल्ड। जैसे डिपार्टमेंट 2 में क्या था, एक ही टाइप ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब स्किल्ड तो सभी स्किल्ड काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड तो सारे अनस्किल्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मान लो तीनों तरह के वर्कर, अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्कर काम करे, और ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेज रेट, सबको वेज रेट एक ही तरह का दिया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज क्या है, वेज रेट जो है वो एक ही तरह का है, तो ये कौन सा ओरिएंटेड होगा, अगर वेज रेट हमारा अलग नहीं है तो वेज रेट जो है कैसे दिया जा रहा है, सेम आवरली वेज रेट दिया जा रहा है, वो तो सही है। लेकिन अगर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर है और वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमें कैसे अपना ओवरहेड रिकवरी रेट लगाना चाहिए, फिर से वही लेबर ओरिएंटेड बात आ गया, आवरली, लेबर का आवरली बेसिस पे होगा या फिर लेबर का कॉस्ट बेसिस पे होगा। बोलो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट है कि आवर्स है, बोलो यहाँ पर कॉस्ट होगा कि आवर्स होगा, क्योंकि एक एक ग्रुप को क्या पे किया जा रहा है वो बोला गया है, ईच ग्रुप बीइंग पेड, यहाँ पर हो जाएगा देखो यहाँ पर
अच्छा ठीक है, तुम लोग सोच के बताओगे, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ के सोच के बताओगे, ठीक है। ये एक्चुअली होना चाहिए वेजेस, लेकिन अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे, तुम लोग सोचना कि किस बेसिस पे होगा, हम क्वेश्चन बता देते हैं कि क्या करना है। तो ये देखो, फैक्ट्री ओवरहेड बोल रखा है प्रिंटिंग बाइंडिंग का कितना 40,000, और ये प्रिंटिंग बाइंडिंग डिपार्टमेंट 1 है, यहाँ पर हम लोग मशीन ओरिएंटेड खर्चा दिखाएंगे। तो ये 40,000 को रिकवर करना है मशीन आवर बेसिस पे, तो कैसे लिखोगे 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000, इससे तुम लोग का रिकवरी रेट आ जाएगा। इस तरह से तीनों डिपार्टमेंट का करोगे, जो एप्रोप्रिएट बेसिस होगा उस पे। क्वेश्चन क्या बोला है, एन एनालिसिस टू एडवाइज द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रेट्स टू बी यूज्ड इन द डिपार्टमेंट। हमें ये बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा रेट यूज करना चाहिए, ठीक है, जो अभी तक मैंने बोला। फिर कॉम्प्यूटेशन ऑफ रेट्स रिकमेंडेड, ठीक है, हमें रेट का कैलकुलेशन भी करके बताना है। तो सिंपल, हमें ओवरहेड रिकवरी रेट सही कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सा है वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, आज हम लोगों ने जो टॉपिक सीखा है उसके ऊपर होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये होमवर्क दे देते हैं। और एक ऐसा ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 और बस ये दो क्वेश्चन आज के टॉपिक पे हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, तुम लोग करके देखो, ठीक है, हो रहा है कि नहीं। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। आज के बेसिस पे बस ये दो ही होगा, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज इतना ही फिलहाल, ठीक है।